नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आप यूट्यूब चैनल योजनाएं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जनगणना भारत की जनगणना 2027 की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई है। बिहार में जो है 17 अप्रैल से 1 मई तक प्रथम चरण का जो है स्वगणना का कार्य किया जाएगा और 2 मई से 31 मई तक प्रगणक और सुपरवाइजर के माध्यम से प्रत्येक घर की जनगणना की जाएगी। तो दोस्तों, मैंने एक पिछले वीडियो में एक बताया था कि जनगणना जो हो रही है उसमें कौन-कौन से सवाल आपसे पूछे जाएँगे या किन-किन सवालों का जवाब हमें देना होगा। तो उसके लिए तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका है, आई बटन पे उसका लिंक भी दिया हुआ है। लेकिन अब बात करते हैं कि स्वगणना जो है वो जो 17 तारीख से शुरू होने वाली है, उसको कैसे करना है, कौन-कौन से प्रोसेस को फॉलो करना है, कैसे उसको सबमिट करेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं पूरी प्रक्रिया को स्वगणना की यानी कि सेल्फ इन्यूमरेशन की जो करना है उसको कैसे-कैसे करना है। दोस्तों, जनगणना के इस फेज में जो है मकान सूचीकरण एवं मकान की गणना की जा रही है और अगली जो प्रक्रिया शुरू होगी, अगला फेज जो शुरू होगा, जो अगला चरण शुरू होगा इसका, उसमें आपको जनगणना व्यक्तियों की जनगणना की जाएगी। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन-कौन से सवालों का जवाब हमें देना है। कुल इसमें दोस्तों मैं बता दूं आपको कि 33 सवालों का जवाब हमें देना है। या तो हम इसे खुद से दे सकते हैं 17 अप्रैल से 1 मई तक, और उसके बाद जो होगा, अगर हम इस दौरान अपना स्वजनगणना नहीं कर पाते हैं, स्वगणना नहीं कर पाते हैं, तो हमें प्रगणक को जो हमारे घर पे डोर टू डोर आएँगे, उन्हें ये जानकारी उपलब्ध करानी होगी। तो आइए जानते हैं कौन-कौन से सवालों का जवाब हमें देना है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कैसे उसको ऑनलाइन पोर्टल पे जो है अपलोड करना है, खुद से स्वगणना करना है। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे पहला जो कॉलम आपको दिया हुआ है, ये लाइन संख्या यानी कि सीरियल नंबर जो होगा वो होगा। अगर 2 नंबर पे है भवन संख्या, जैसा कि आपको यहाँ अ, आपको दिख रहा होगा, मैं इसको ज़ूम कर देता हूँ थोड़ा-सा, आपको अच्छे से दिखेगा। दूसरा में भवन संख्या देना है। अगर आप नगर पालिका के क्षेत्र में है, आपका भवन संख्या ऑलरेडी आपको मिला हुआ है तो वो भी डाल सकते हैं, या फिर आपको जनगणना संख्या ये आप नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो है प्रगणक जब आएँगे आपके घर-घर जाकर स्वगणना के आंकड़े के लिए, उस समय ये आपको फिलअप करना होगा या बताना होगा, या वो अपने से कर देंगे। अब बात करते हैं कॉलम 4, 5 और 6 के बारे में। तो कॉलम 4, 5 और 6 में जो है जनगणना मकान के फर्श, दीवार और छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, मतलब कि जनगणना मकान जो है आपका जो मकान है, उसके उस मकान के फर्श किस प्रकार के हैं, दीवारें किस प्रकार की हैं और छत में प्रयुक्त जो सामग्री हुई है वो किस प्रकार की है। जैसे फर्श के बारे में बात करें तो फर्श आपका मिट्टी का है या लकड़ी या बाँस का है, पक्की ईंट का है, पत्थर का है, सीमेंट है, मोज़ेक या फर्श की टाइलें हैं, यानी कि टाइल्स लगा है कि नहीं लगा है, या अन्य कोई जैसे इसके अलावा अगर कुछ हो तो वो आप बता सकते हैं। अब बात करते हैं 5वें सवाल के बारे में। तो दीवाल के बारे में बता रहा है, पूछ रहा है इसमें। तो दीवाल में जो है, दीवाल किस प्रकार का है, घास फूस बांस का है, प्लास्टिक पॉलीथीन का है, मिट्टी कच्ची ईंट का है या लकड़ी का है, या पत्थर मसाला गारा के साथ नहीं है, गारा के साथ है, जैसे पहले मकान बनता था चूना पत्थर का, उस वो हो सकता है, जीआई धातु एस्बेस्टस चादरें, इस प्रकार का भी हो सकता है, पक्की ईंट भी हो सकता है, कंक्रीट भी हो सकता है, और अन्य कोई। इस प्रकार से 5वां सवाल हो गया। अब छठे सवाल के बारे में बात करते हैं। तो छत की स्थिति क्या है, तो वही सेम है, घास फूस है, प्लास्टिक पॉलीथीन का है, या हस्त निर्मित टाइल्स है, मशीन निर्मित टाइल्स है, पक्की ईंट, पत्थर, स्लेट, जीआई धातु, एस्बेस्टस चादर, या कंक्रीट, या फिर अन्य कोई। इस प्रकार से आपको इसमें से जो भी है आपका मकान का छत, उसको चूज करना होगा। अब बात करते हैं 7वें ऑप्शन के बारे में। तो ये जो है जनगणना मकान का के उपयोग का पता लगाएं, मतलब कि जिस मकान में आप रहते हैं या फिर जिस मकान की गणना की जा रही है वो किस प्रकार का है, वो आवासीय है या फिर आवास और उसके साथ और भी कोई उपयोग किया जाता है, दुकान या कार्यालय का उपयोग किया जाता है उस मकान में, स्कूल कॉलेज चल रहा है, हॉस्टल चल रहा है, या अस्पताल चल रहा है, फैक्ट्री या कोई वर्कशॉप चल रहा है, या कोई मंदिर वगैरह है, या अन्य गैर आवासीय, जैसे कि कोई लोग उसको बना देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, गाड़ी पार्क करने के लिए बना देता है कोई, या फिर मवेशी बांधने के लिए कोई बना देता है, तो उसको भी इसमें वो गैर आवासीय में आएगा। अब
खाली मकान भी है उसके बारे में भी यहाँ बताना होगा। अब जो बात करते हैं कि यदि कॉलम 7 में कोड 1 या 2 है, यानी कि जनगणना मकान की जो स्थिति है, मैं बता देता हूँ आपको। कॉलम 7 में आवास या आवास सहायक सह अन्य उपयोग, यानी कि रहने के लिए अगर उस मकान का उपयोग हो रहा है तो उसकी स्थिति क्या है, अच्छी है, रहने योग्य है, या फिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, टूटी फूटी अवस्था में है। अगर रहने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कॉलम 7 में कोड 8 तो हो गया, 9 से 13 में जो है जनगणना मकान पूर्णतः या अंशतः आवासीय उपयोग में लाया जाता है, तब इसकी स्थिति में हम लोग बात करेंगे। यानी कि अगर आवासीय मकान है तो उसमें परिवार संख्या अगले अपने आप आ जाएगा, या फिर वो तो प्रगणक अपने आप हो जाएगा ये आपका। और व्यक्तियों की कुल संख्या 10वां क्वेश्चन है, कुल कितने परिवार के सदस्य रहते हैं। परिवार के मुखिया से संबंधित है 11वां क्वेश्चन, परिवार के मुखिया का क्या नाम है। और आगे बढ़ते हैं, परिवार के मुखिया का क्या लिंग है और किस जाति के आते हैं। 13 क्वेश्चन हमारे हो गए यहाँ तक, हमने 13 सवालों का जवाब दे दिया। अब बात करते हैं 14वें सवाल के बारे में, मकान के स्वामित्व के बारे में। यानी कि अब मकान आपका खुद का है या फिर किराए पर है, या फिर किराए पर भी किराए का है, या फिर अपना कोई मकान नहीं है। और अन्य की स्थिति में 4 हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं इस परिवार में रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या। कमरों कितने कमरे इसमें उपलब्ध हैं उसके बारे में बात करेंगे, जिसको सबको शामिल नहीं किया जाएगा। कौन कौन शामिल नहीं किया जाएगा? रसोई घर, यानी कि जो किचन है और बाथरूम है, और स्टोर है, शौचालय है, गलियारा है, बरामदा, इसको रूम के रूप में नहीं गिना जाएगा। रहने का कमरा, यानी कि जिसमें रहने और खाने के लिए आपका उपयोग किया जाता है, ड्राइंग रूम, कॉमन रूम, या फिर जो भी कमरे हैं किचन बाथरूम को छोड़ के। अब इसमें 16वां जो क्वेश्चन है, कितने विवाहित दंपति रखते हैं, उस विवाहित दंपतियों की संख्या जो भी है, विवाहित दंपति उसको संख्या में डालना है, कितने माने कपल्स रहते हैं उसको डालना है। उसके बाद 17 जो ऑप्शन है, पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, उसके बारे में यहाँ डिटेल्स दिया हुआ है, किस प्रकार का पेयजल का स्रोत है आपका, वो बता देना है। अब पेयजल की उपलब्धता, पेयजल परिसर के अंदर है, परिसर के निकट है, या फिर परिसर से दूर है। निकट का अर्थ मतलब कि 100 मीटर के अंदर, जैसे घर के बाहर किसी का चापाकल होता है, मोटर होता है, तो वो अगर बाहर है तो परिसर में ऑप्शन 2 होगा, नहीं तो ऑप्शन 3 होगा अगर 100 मीटर से अधिक है। और प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है? बिजली है, मिट्टी का तेल है, सौर ऊर्जा है, अन्य है। जो भी है उसको आपको 19वें नंबर में उत्तर देना है। इसी प्रकार से 20वें में शौचालय की सुलभता के लिए देना है कि कैसा है शौचालय। हाँ है तो ठीक, क्या है, जो संयुक्त शौचालय है, या फिर सार्वजनिक शौचालय है, या फिर खुले में शौच करने जाते हैं, ये भी बताना होगा आपको। अब बात करते हैं शौचालय की स्थिति के बारे में। शौचालय का जो फर्श है वो किस प्रकार से है, और किस प्रकार का शौचालय आपका बना हुआ है। अब बात करते हैं गंदे पानी के निकास के। जो घर का आपका जो नाली है वो खुली ढकी नाली में निकलता है, खुली नाली में निकलता है, या फिर किसी भी नाले में नहीं निकलता है, तो वो स्थिति बताएंगे। स्नान घर की जो स्नान करने की सुविधा है, वो स्नान घर है छत छत के बिना वाला है या ये छत के साथ वाला है, तो वो बताना है आपको। खाना रसोई में जो एलपीजी कनेक्शन की उपलब्धता के बारे में बात करनी है कि खाना कैसे बनाते हैं, एलपीजी से बनाते हैं, उपलब्ध है कि नहीं है, खाना पकाते हैं, रसोई घर नहीं है। अगर खाना कहीं बाहर बनता है रसोई घर के तो उसका भी बताना है, और बाहर में पकाते हैं तो उसका भी बताना है। तो इस प्रकार से 24वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और खाना बनाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का जो मुख्य ईंधन है उसका क्या है? जलाऊ लकड़ी है, फसल अवशेष है, उपला है, पका कोयला, मिट्टी का तेल, एलपीजी, बिजली, गोबर गैस, सौर ऊर्जा, जो भी है उसको यहाँ कोड के हिसाब से सिलेक्ट करना है। अब बात करते हैं आपके घर में जो रेडियो या ट्रांजिस्टर है कि नहीं है। हाँ है, हाँ होगा अगर रेडियो सेट है, परंपरागत जो रेडियो होता है। मोबाइल स्मार्टफोन है तो ऑप्शन 2 होगा। अन्य कुछ उपकरण है तो वो 3 होगा, और नहीं है तो 4 हो जाएगा। टेलीविजन के लिए भी वही इस प्रकार से नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं 27वें नंबर पे, उस प्रकार से आप बताएंगे।
इंटरनेट सुविधा के बारे में आपको बताना है। 29वां नंबर लैपटॉप या कंप्यूटर है कि नहीं है उसको बताना है। 30 नंबर है कि आपको टेलीफ़ोन और मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफ़ोन जो भी है आपके पास वो बताना है। और 31 नंबर में साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड जो भी है उसके बारे में बताना है। 32 नंबर में आपको कार, जीप, वैन है या नहीं है उसके बारे में बताना है। और 33 नंबर में परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाला मुख्य अनाज, यानी कि जो बिहार जैसे क्षेत्र में जो है मुख्यतः लोग चावल और गेहूं का उपयोग करते हैं। तो जो आपके घर में ज्यादा उपयोग होता है उसके बारे में बताना है। 34वां जो सवाल है वो मोबाइल नंबर परिवार के मुखिया का देना है, जो केवल जनगणना संबंधी कार्यों के लिए संपर्क किया जाएगा। और ये जो है नंबर है, इसको आपकी जो जो भी जानकारी होगी इसको एकदम गोपनीय तरीके से रखा जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जाना कि कौन कौन से 33-34 सवालों का जवाब हमें देना है। अब बात करते हैं हम लोग कि इसको अप्लाई करें कैसे करेंगे, ऑनलाइन पोर्टल पे या मोबाइल ऐप के माध्यम से, जैसे भी करना होगा। इसके लिए कोई स्वगणना के लिए कोई ऐप नहीं है, आपको लिंक से ही ओपन करना होगा। तो हम लिंक इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो लिंक है ac.census.gov.in, इसको हमने ओपन कर लिया। जैसे ही ओपन करेंगे दोस्तों, इस प्रकार से हमारा इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस में जो भी हमारा स्टेट है सिलेक्ट करेंगे, फिर कैप्चा डालेंगे और वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे स्टेट अपना सिलेक्ट कर लेते हैं, कैप्चा डाल लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैप्चा हमने डाल लिया है, वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ है वेलकम, स्वागत है जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्य चरण के स्वगणना एसई पोर्टल में आपका स्वागत है। इस पोर्टल के माध्यम से आप संबंधित मकान सूचीकरण हेतु अपने परिवार से संबंधित जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 15-20 मिनट लगेंगे। ये तो इसको हम लोग ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 2-3 ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे। नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, परिवार के मुखिया का नाम, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी डालना है। तो हम इसको डाल के फिर हम वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। भर के हमने वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दिया है। ओटीपी हमारे मोबाइल पे आ गया है, हम यहाँ पे ओटीपी डालेंगे। अब यहाँ पे जो लैंग्वेज है, ये जो लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना है ये बहुत ही हिसाब से सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसी लैंग्वेज में आपका जो भी क्वेश्चन 33-34 आएगा वो आपको यही आएगा। तो हमारे मोबाइल पे ओटीपी आ गया है, हम इसको फिल करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से ऑप्शन के क्वेश्चन के आंसर देना है हमें, हम लोग जानेंगे। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग में स्लो है, लेकिन ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये जो फर्स्ट पेज है हमारा ओपन हो गया है। स्टेट सिलेक्टेड है, जिला सेलेक्ट करना है और पिन कोड अपना डालना है। तो हम अपना जिला सेलेक्ट करते हैं, हमारा जिला है जो भी है, और यहाँ पे पिन कोड सेलेक्ट करते हैं। हम पिन कोड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो भी है हम लोग का आ जाएगा। अब यहाँ पे गांव या फिर उसका डिटेल्स टाइप करके और यहाँ पे खोज करें पर क्लिक करेंगे। जैसे ही खोज करें पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो है हम लोग का जो गूगल मैप है इसमें अपना दिखाने लगेगा। तो हम यहाँ पे अपना गांव का डिटेल्स सर्च करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गूगल मैप पे दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। ये देखिए दोस्तों, हमारे गांव का नक्शा आ गया है। अब हमें जो है यहाँ स्क्रॉल करके अपना जो भी गांव है, अपना जो घर है उसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद हम लोगों को आगे दोस्तों हमने अपने मकान को, अपने घर को लोकेशन पे सर्च कर लिया है। अब यहाँ पे स्थान की पुष्टि करने पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने स्थान की पुष्टि करने पर क्लिक किया, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन है सहेजें और आगे बढ़ें, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी है ये जो देख रहे हैं आप, या जो अगर ये कह रहा है दोस्तों कि अगर आपने सही जगह जो अपना लोकेशन पिन जो है वो सिलेक्ट नहीं किया तो वो जो है आपका प्रगणक जो है आपके जो भी सिलेक्ट होंगे उनके पास ये डिटेल्स नहीं जाएगा। तो हमारा जो भी है सही है, तो हमने हाँ कर दिया है। हाँ करके हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि कौन कौन से क्वेश्चंस का आंसर देना है हमें, वो सारा कुछ यहाँ पे ओपन हो गया है। जनगणना में फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, तो हम अपना जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे हमने पहला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लिया। दूसरा ऑप्शन जो है वो भी हमने सिलेक्ट कर लिया। तीसरा ऑप्शन जो है वो भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। तीसरा भी ऑप्शन हमने सिलेक्ट कर लिया। चौथा जो है हम अच्छी स्थिति है तो हम अपना सिलेक्ट कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक स्टेप जो है हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ये जो है हमारा अगला स्टेप खुल गया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऊपर में आपको दिखा रहे हैं
यहाँ पे 6 स्टेप में इसको कंप्लीट करना है। सबसे पहले तो स्थान का विवरण है, दूसरा जनगणना घर का विवरण है, तीसरा है जो सामान्य जानकारी है, सुविधाओं के बारे में बताना है, परिसंपत्तियों के बारे में बताना है, और जो है लास्ट जो है वो चेक करके सबमिट करना है। तो हमारा तीसरा स्टेप हम हमारा चल रहा है, रहने वाले कुल व्यक्तियों की कुल संख्या। हमारे यहाँ जो भी परिवार रखते हैं, और मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा में, यानी कि हिंदी में हमने डाला है, तो हिंदी में यहाँ पे हमें टाइप करना होगा। इस प्रकार से हमने हिंदी में अपना टाइप कर लिया। परिवार के मुखिया का लिंग जो है वो हमने सेलेक्ट कर लिया, जाति सेलेक्ट कर लिया, मकान के स्वामित्व की स्थिति, रहने योग्य कमरों की स्थिति के बारे में हमने सबमिट कर दिया, और जो विवाहित दंपति हैं यहाँ पे जो भी है वो हमने सेलेक्ट कर लिया, और सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो सुविधाओं के बारे में है वो हमारा यहाँ ओपन हो गया है। तो हम इसका जो है वो हम लोग भर सकते हैं, भर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग फिर अगला आगे बढ़ते हैं। तो हमने सुविधाओं के बारे में भी भर लिया है जो भी हमारे क्वेश्चन है। हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको जो भी सवाल पूछे जाएंगे यहाँ पे उसके बारे में पहले ही बता दिया है। तो मैं अपने हिसाब से अपना जो भी हमको जो सूट करता है, जो सवाल का जवाब वो हमने अपना भर के हम आगे बढ़ रहे हैं आपको बताने के उद्देश्य से। अगला स्टेप जो है परिसंपत्तियों के बारे में खुल गया है, इसको हम भर लेते हैं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। हमने परिसंपत्तियों के बारे में भी सारा कुछ भर लिया है। अब सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे तो अंत लास्ट जो हमारा है वो हमारा यहाँ पे एक बार मिलान कर लेंगे पूरा ऊपर से नीचे तक। उसके बाद हम लोग सबमिट कर, अगर इसमें कुछ हमको करेक्शन करना होगा तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ड्राफ्ट सेव करना होगा तो ड्राफ्ट सेव करेंगे, और पुष्टि करें और सबमिट करें पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो है सबमिट हो जाएगा। तो हमारा जो भी है हमने मिलान कर लिया है, हमारा सब सही है। तो हम यहाँ पे पुष्टि करें और सबमिट करें पर क्लिक करेंगे। तो हम जो है पुष्टि करें और सबमिट करें पर क्लिक करते हैं, और हमारा जो भी डेटा होगा वो हमारा सेव हो जाएगा। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, हमारा जो भी है सफलतापूर्वक स्वगणना सबमिट हो गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सफलतापूर्वक सबमिट किया गया, आपका स्वगणना फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है। और एससी ID जो है वो हमारा यहाँ पे दे दी गई है, ये जो है 12 डिजिट का है शायद, वो हमारा SCID यहाँ पे मिल गया है। इस प्रकार से हम लोग जो है अपना जो है स्वगणना जो है कर सकते हैं, और जो भी हमारे जो सवाल दिए गए हैं उसका जवाब हम लोग देकर, और इस प्रक्रिया के माध्यम से हम अपना खुद के परिवार का, खुद के मकान का गणना आसानी से करा सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि जो भी प्रगणक आएंगे उनको सिर्फ SCID देना है, और उनको अभी आसानी होगी, हमको भी आसानी होगी कि अगर हम घर पे नहीं अवेलेबल हैं, नहीं इधर उधर मान लीजिए इधर उधर चले गए, जब भी प्रगणक या इन्यूमरेटर जो भी आने वाले हैं 2 मई से, तो उस दौरान हम सिर्फ उनको SCID भी बता देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, हमको वहाँ उपलब्ध रहने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, और अभी तक अगर आपने आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। और भारत की जनगणना से संबंधित और भी बहुत सारे वीडियोस अभी आने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल पे लगातार बने रहें, विजिट करते रहें, ताकि आपको जो भी इससे जुड़ी जानकारी हो वो हम आपको साझा कर सके और आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।